आज मैं आपको अपनी एक ऐसी आपबीती सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी और अजीब घटना थी। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 15 साल का था। मेरे पापा एक कारपेंटर है, सीधे-साधे मेहनती इंसान। मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहा जहाँ ना तो पढ़ाई ढंग से होती थी, न खेल-कूद की कोई व्यवस्था थी और न ही कोई अनुशासन। वहाँ सिर्फ नाम का स्कूल था। मैंने कई बार पापा से कहा था कि स्कूल बदल दो, लेकिन हर बार वो टाल जाते थे। पर एक दिन जब मैंने बहुत जोर दिया और बताया कि वहाँ कोई भविष्य नहीं है, तो उन्होंने मेरी बात मान ली। हम दोनों ने मिलकर एक नया स्कूल ढूंढना शुरू किया और फिर सामने आया नाम राजगढ़ स्कूल। ये स्कूल हमारे घर से थोड़ी दूर था, पर नाम अच्छा था। मैंने उसके बारे में सुन रखा था। पढ़ाई भी होती है, खेल भी, और स्कूल की बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ एक और बात जुड़ी हुई थी, अजीब घटनाएं। लोग कहते थे कि उस स्कूल में कुछ तो गड़बड़ है। कुछ बच्चों ने कभी कभी डरावनी चीजें देखने की बात कही थी। किसी ने बताया कि रात को स्कूल से अजीब आवाजें आती हैं। किसी ने कहा कि एक बच्चा अचानक गायब हो गया था और फिर कभी नहीं मिला। लेकिन मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो बस जब मैंने पापा को बताया तो उन्होंने खुशी खुशी मेरी फीस जमा करवा दी। मुझे आज भी याद है, मेरा पहला दिन प्रवेश द्वार सुबह सुबह यूनिफॉर्म पहनकर जब मैं स्कूल पहुंचा तो मेरे दिल में एक अजीब सा उत्साह था। नई शुरुआत, नए दोस्त और नई पढ़ाई। स्कूल के गेट पर एक बड़ा सा बोर्ड था जिस पर लिखा था राजगढ़ माध्यमिक विद्यालय, अनुशासन, शिक्षा और संस्कृति का संगम। गेट थोड़ा पुराना था, लोहे का बना हुआ। एक हल्की सी जंग की बू आ रही थी। अंदर का माहौल थोड़ा अलग था। बिल्डिंग बहुत बड़ी और पुराने जमाने की हवेली जैसी लग रही थी। दीवारों पर बेलन छड़ी थी और खिड़कियों पर पुराने लकड़ी के दरवाजे लगे थे। मेरे दोस्त अर्जुन और अमित गेट पर मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं पहुंचा, अर्जुन ने धीरे से कहा, भाई ध्यान रखना, ये स्कूल बाहर से जितना अच्छा दिखता है, अंदर से उतना ही अजीब है। मैंने हंसकर कहा, तू भी ना फिल्मी बातें मत कर, मैं तो पढ़ाई के लिए आया हूं। अर्जुन ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। कक्षा का पहला अनुभव। मैं कक्षा 9वीं बी में दाखिल हुआ था। क्लासरूम की दीवारें पुरानी थीं, छत से पंखा झूलता हुआ लग रहा था, मानो कभी भी नीचे गिर पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी क्लासरूम की पिछली दीवार पर टंगी एक तस्वीर। वो एक लड़की की तस्वीर थी, पुराने जमाने की यूनिफॉर्म में। चेहरा धुंधला सा था और उसके नीचे लिखा था स्मृति श्रद्धांजलि वर्ष 1940। मैंने अमित से पूछा, ये कौन है? अमित ने झिझकते हुए जवाब दिया, एक लड़की थी, कविता। सालों पहले इसी क्लास में पढ़ती थी। एक दिन स्कूल के बाथरूम में उसकी मौत हो गई। कहते हैं आत्महत्या थी, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कुछ और था। मैंने थोड़ा चौंक कर कहा, क्या मतलब कुछ और था? वो बोला, कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल में कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। पहला अजीब अनुभव। पहला दिन शांति से भीतर लौटने लगा तो स्कूल के एक कोने में पीछे की तरफ मेरी नजर पड़ी, एक बंद दरवाजा। उस पर एक बड़ा ताला लगा था और उसके ऊपर लिखा था प्रवेश निषेध, स्टाफ रूम नहीं। मैंने अर्जुन से पूछा, यह कमरा क्यों बंद है? उसने जवाब डालते हुए कहा, मत पूछ यार, कोई नहीं जाता वहां। कहते हैं उस कमरे में किसी ने कुछ देखा था, अजीब सा चेहरा उल्टा लटका हुआ, तभी से उसे बंद कर दिया गया है। मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन मन में एक हल्की सी बेचैनी आ गई थी। रात को सपना। पहले दिन की थकान के बाद जब मैं सोया तो एक अजीब सपना आया। मैं राजगढ़ स्कूल में अकेला घूम रहा हूं। चारों तरफ अंधेरा है, सिर्फ एक लाल बत्ती टिमटिमा रही है। अचानक पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, रोहित। मैंने पलटकर देखा, वही लड़की जिसकी तस्वीर क्लास में टंगी थी। उसका चेहरा अब और भी साफ था, आंखें काली गहरी, जैसे अंदर कुछ खींच ले जाए। उसने कहा, वो वापस आ गया है और अब कोई नहीं बचेगा। मैं चिल्ला कर उठ बैठा। मेरी सांस तेज चल रही थी, माथे पर पसीना था। अगले दिन स्कूल पहुंचा तो माहौल थोड़ा और बदला बदला सा लगा। जब हम सब असेंबली के लिए लाइन में खड़े थे तो अचानक एक टीचर तेजी से भागते हुए आई और प्रिंसिपल से कुछ फुसफुसाकर कहा। प्रिंसिपल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया।
कुछ ही देर में उन्होंने घोषणा की, कक्षा 9वीं ए के छात्र राहुल की तबीयत रात को अचानक बिगड़ गई और आज सुबह उसकी मौत हो गई। पूरा स्कूल सन्न रह गया। राहुल, वो तो कल तक ठीक था, मेरी उम्र का ही था। अमित बोला, उसने भी पिछले हफ्ते वही सपना देखा था जो तूने बताया। मैं चौंक गया। तू कैसे जानता है? अमित बोला, क्योंकि मैंने भी देखा है वो सपना, और शायद अब तेरी बारी है। मन में एक डर ने घर कर लिया था। वही सपना जो मैंने देखा था, वही सपना जो अमित ने देखा था, और अब वही सपना जिसने शायद राहुल की जान ले ली। मैं अब स्कूल को उसी नजर से नहीं देख पा रहा था। कुछ तो था वहां, कुछ ऐसा जो हमारी नजरों से छिपा हुआ था पर हमारी आत्मा को महसूस हो रहा था। अगली 2 रातें किसी तरह निकल गई, पर तीसरी रात वही सपना फिर से आया। इस बार और भी स्पष्ट और भी डरावना। मैंने खुद को स्कूल के मैदान में खड़ा पाया। चारों तरफ अंधेरा था और मेरे सामने राजगढ़ स्कूल की इमारत थी, वही बड़ी, पुरानी, डरावनी। खिड़कियों से अजीब सी रोशनी छनकर आ रही थी, पीली, धुंधली और थरथराती हुई। और फिर वही आवाज, रोहित। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। फिर खिड़की से वही लड़की झांक रही थी, वही जिसकी तस्वीर हमारी क्लास में टंगी थी। इस बार उसने कहा, क्लासरूम नंबर 7। सच्चाई वही है। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। सांसें तेज थी, बदन पसीने से भीगा हुआ। अब ये सिर्फ सपना नहीं लग रहा था, ये कोई संकेत था, कोई मुझे कुछ बताना चाहता था। अगले दिन स्कूल में मैंने अमित को सब बताया। उसने गंभीरता से मेरी बात सुनी और फिर बोला, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि हम खुद पता लगाएं कि यहां चल क्या रहा है। हम रात को स्कूल चलेंगे। मैंने चौंक कर देखा। रात को? पागल हो गया है। अगर सच्चाई जाननी है तो डर को पीछे छोड़ना होगा। कल रात 8 बजे स्कूल के पीछे वाले रास्ते से मिलते हैं, अमित ने कहा। मैंने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। डर था, बहुत था, पर अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। रात का सफर। अगली रात मैंने अपने पापा से झूठ बोला कि मुझे एक दोस्त के यहाँ पढ़ाई करनी है। मैंने अपना बैग उठाया, टॉर्च रखी और चुपके से घर से निकल पड़ा। राजगढ़ स्कूल रात के अंधेरे में किसी किले जैसा लग रहा था। पुरानी इमारत की दीवारों पर चांदनी पड़ रही थी जो उसे और भी डरावना बना रही थी। पीछे वाले रास्ते पर अमित पहले से खड़ा था। तैयार? उसने पूछा। जितना हो सकता था, मैंने जवाब दिया। हम दोनों चुपचाप दीवार फांद कर स्कूल के अंदर घुसे। स्कूल के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमारी उपस्थिति को महसूस कर लिया हो। हवा चल रही थी, लेकिन पेड़ हिल नहीं रहे थे। सब कुछ अजीब और असामान्य था। हम धीरे धीरे चलते हुए क्लासरूम नंबर 7 की ओर बढ़े। वो क्लास ऊपर की मंजिल पर थी। सीढ़ियां चढ़ते समय लकड़ी की सीढ़ियों से चरमराने की आवाजें आ रही थी। जब हम क्लासरूम नंबर 7 के पास पहुंचे तो दरवाजा बंद था, पर अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने फुसफुसाकर कहा। शायद कोई अंदर है। अमित ने धीरे से दरवाजा खोला। क्लासरूम नंबर 7 का रहस्य। हम दोनों धीरे धीरे अंदर घुसे। कमरा पूरी तरह खाली था, पर उस कोने में एक टेबल के पास जल रही थी एक लालटेन। हाँ, बिजली नहीं, लालटेन। उस लालटेन के नीचे एक पुरानी डायरी रखी थी। उसके ऊपर धूल की मोटी परत थी। अमित ने धीरे से उसे उठाया और खोला। पहले ही पन्ने पर लिखा था, कविता। मैंने चौंक कर अमित की ओर देखा। यही नाम तो था उस लड़की का जिसकी तस्वीर क्लास में टंगी थी। हमने पढ़ना शुरू किया। मुझे लगता है स्कूल में कुछ गलत है, कुछ ऐसा जो लोगों को दिखता नहीं लेकिन यहाँ मौजूद है। मैंने कई बार स्टाफ रूम नंबर 4 से अजीब आवाजें सुनी हैं। आज मैंने वहां एक परछाई देखी, लंबी, डरावनी, बिना चेहरा। वो मेरी ओर बढ़ी और फिर गायब हो गई। मैं डर गई हूं। डायरी में आगे कई पन्नों पर वो अजीब घटनाओं का जिक्र करती रही, किसी छाया के बारे में जो बच्चों को अपना शिकार बनाती है, और एक दिन डायरी वहीं खत्म हो जाती है। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो जान लो, वो अब भी यहीं है। वो लौट आया है और वो कभी नहीं रुकता। तभी कुछ गिरा पीछे से। हम दोनों एक झटके से पीछे मुड़े। क्लासरूम के कोने में पड़ी एक कुर्सी अपने आप गिर गई थी। अमित ने टॉर्च उस दिशा में मारी। वहां कुछ नहीं था। हमें यहां से निकलना चाहिए, मैंने कांपती आवाज में कहा। पर तभी क्लासरूम का दरवाजा अब बंद हो गया। एक जोर की आवाज हुई, ठाक। हमने दरवाजा खींचने की कोशिश की, पर वो जाम हो चुका था। और फिर एक धीमी सी सरसराहट की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार के पीछे चल रहा हो, धीरे धीरे हमारे पास आता हुआ।
वो आ रहा है, अमित ने बताया। हम दोनों पीछे हटते गए, तभी दीवार पर एक छाया उभरी, लंबी, बिना सिर की, जैसे कोई अधूरी आत्मा। छाया ने धीरे से कहा, तुमने दरवाजा खोला है, अब यह कभी बंद नहीं होगा। यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्लासरूम नंबर 7 में जब वो छाया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी, तब ऐसा लगा जैसे शरीर जड़ हो गया हो। ठंडी हवा में कांपती सांसें और वो आंखें जिनमें सिर्फ अंधेरा था। हमने तुरंत हनुमान जी का नाम जपना शुरू कर दिया, हनुमते नमः। ये मंत्र जैसे हमारा कवच बन गया। कुछ ही पलों में वह छाया वहां से गायब हो गई, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो हमारे और उसके बीच। हमने एक दूसरे को देखा और बमुश्किल बोले, यहां से निकलते हैं अभी। सामना आत्मा से हम गलियारे में पहुंचे ही थे कि ठंडी हवा फिर से चलने लगी। अंधेरा और गहरा हो गया। अचानक हमारी टॉर्चें बुझ गई। जब रोशनी लौटी तो सामने खड़ी थी वही लड़की, सफेद यूनिफॉर्म में, बाल खुले, आंखों में पीड़ा और हवा में तैरती हुई। कविता, मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया। डरो मत, उसने कहा, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। अमित बोला, तुम मरी कैसे थी कविता? क्या हुआ था उस रात? कविता की आत्मा की आंखें भर आईं। उसने हाथ उठाया और पास की दीवार पर कुछ धुंधला सा बनने लगा। एक दृश्य, एक याद। वो डरावनी रात। हम दीवार पर देखते रहे, जैसे किसी ने प्रोजेक्टर चला दिया हो। आवाजें गूंजने लगीं। कविता एक होशियार, शांत लड़की थी। उसे हर कोई पसंद करता था, लेकिन श्रीमान चौधरी नाम के एक शिक्षक उसे नापसंद करते थे। दरअसल वो उससे डरते थे, क्योंकि कविता ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे छिपाना उनके लिए जरूरी था। एक दिन कविता गलती से स्टाफ रूम नंबर 2 के अंदर झांक गई थी। वहां उसने देखा कि श्रीमान चौधरी अकेले में एक बच्चे पर कुछ अजीब तरह के मंत्र पढ़ रहे थे। बच्चे के चारों ओर काले धागे बंधे थे और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। बच्चा रो रहा था, सर, वो मुझे पुकारता है, वो कुएं से बोलता है। कविता डर गई। उसने ये बात अपनी डायरी में लिखी और फैसला किया कि अगली सुबह प्रिंसिपल को बताएगी। लेकिन उससे पहले ही उसी रात स्कूल में कुछ जरूरी कागज लेने के लिए कविता दोबारा आई। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर सब शांत था। लेकिन जैसे ही वो स्टाफ रूम के पास पहुंची, एक ठंडी हवा चली। श्रीमान चौधरी वहां पहले से मौजूद थे और उन्होंने कविता को पकड़ लिया। तुमने बहुत देख लिया है, उन्होंने कहा। कविता चिल्लाई, मैं सब बता दूंगी। आप किसी बच्चे के साथ कुछ कर रहे हैं, वो आत्मा। चौधरी ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कविता को स्टाफ रूम के अंदर बंद कर दिया, उसे खींचकर स्कूल के पीछे के कुएं तक ले। यह वही जगह है जहां से शक्ति आती है, उन्होंने कहा। उन्होंने कुएं के ऊपर कोई अजीब सा तांत्रिक चिन्ह बनाया और कविता को उस घेरे के बीच बैठाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र शुरू किए, कुछ गलत हो गया। कुएं से काली धुआंसी परछाई निकली और वो श्रीमान चौधरी की ओर बढ़ी। चौधरी पीछे हट गए, डर गए, लेकिन कविता उस घेरे के अंदर फंसी रह गई। वो आत्मा बाहर आ गई और कविता को अपने साथ ले गई। कविता का शरीर कुएं में गिरा और आत्मा वहीं बन गई, अधूरी, भूखी, वर्तमान में वापसी। हम दोनों चुप खड़े थे, आंखें डबडबाई हुई, डर और दुख में डूबे। श्रीमान चौधरी अब कहाँ हैं? मैंने पूछा। वो भाग गए, स्कूल छोड़कर कहीं गायब हो गए। लेकिन उन्होंने जो दरवाजा खोला था वो अब कभी बंद नहीं हो सकता, जब तक कोई उसे फिर से बांध न दे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अमित ने पूछा। कविता ने धीमी आवाज में कहा, स्टाफ रूम नंबर 2 में एक किताब है, तंत्र रहस्य। वो तरीका बताती है आत्मा को फिर से बांधने का। पर वो बोली, अब वो कमरा उस आत्मा के कब्जे में है, वहां आना आसान नहीं। कविता की आत्मा की बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा था, वह सब कुछ स्टाफ रूम नंबर में शुरू हुआ था, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। वहां वह छाया रहती है। उसकी बातों में डर था, चेतावनी थी। पर अब पीछे हटने का समय नहीं था। मैंने, अमित और अमर ने एक दूसरे की ओर देखा। हमने फैसला कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम स्टाफ रूम नंबर में जरूर जाएंगे। हमें कविता की आत्मा को सुकून देना था और इस स्कूल को उस काले साये से आजाद कराना था। रात का समय चुना गया क्योंकि कविता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि छाया केवल रात में प्रकट होती है। हमने स्कूल के पिछले रास्ते से अंदर घुसने की योजना बनाई।
हर एक ने अपने पास टॉर्च, हनुमान चालीसा और एक छोटी सी लक्ष्मण रेखा बनाने के लिए नमक की पूड़ियां रखी। अमित ने धीमे स्वर में कहा, भाई पता नहीं वापस आ पाएंगे या नहीं। मैंने उसका कंधा थपथपाया, डरना नहीं, हम तीनों साथ हैं और याद रखो ये कहानी हमारी है, हम इसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। स्टाफ रूम नंबर डे के सामने करीब रात के बाद बज चुके थे। स्टाफ रूम नंबर डेढ़ की ओर जाने वाला गलियारा वीरान और सन्नाटा ओढ़े हुए था। उस तरफ कोई नहीं आता था। दीवारों पर जाले थे, खिड़कियां बंद और हवा में अजीब ठंडक थी। जैसे ही हम दरवाजे के करीब पहुंचे, अमर ने हमें रोका। रुको, कुछ है यहां। दरवाजे के ठीक ऊपर एक पुरानी तख्ती लटक रही थी। उस पर फेडेड स्याही से लिखा था, सावधान, यह कमरा अब सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी बाहर रखता है। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे से टकराया। टॉर्च की रोशनी से अंदर देखा तो स्टाफ रूम पूरी तरह अस्त व्यस्त था। किताबें फटी हुई, कुर्सियां उलटी और दीवारों पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से आकृतियां खींची हों। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का मेज रखा था, जिस पर एक मोटी डायरी पड़ी थी। उस पर लिखा था, राजगढ़ अध्यापक लॉगबुक हिखंक। मैंने वह डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में सबसे पहला नाम था प्रोफेसर सतीश चौधरी। उसने लिखा था, मुझे नहीं लगता हम जो कर रहे हैं वह सही है, लेकिन आदेश ऊपर से है। वह आत्मा जिसे छाया कहा गया है अब काबू में नहीं आ रही, वह अब हमारे सपनों में आने लगी है। अमित ने मेरे हाथ से डायरी ली और अगले कुछ पन्ने पलटे। आज कविता नाम की छात्रा की मृत्यु के बाद वह और ज्यादा उग्र हो गई है। शायद वह कविता नहीं, वही छाया थी, या शायद छाया ने उसे पकड़ लिया था। हम सब सन्न रह गए। छाया का प्रकट होना, अचानक कमरे का तापमान और गिरने लगा। हमारी सांसें ठंडी हवा में भाप बनकर बाहर आ रही थी। फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे, अमर ने जोर से कहा और भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, बट इट वॉज जैम्ड। और फिर वो हुआ जो हम तीनों ने कभी सोचा भी नहीं था। कमरे के एक कोने से काली धुंध निकलने लगी। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी। एक लंबा, झुककर चलता हुआ परछाई जैसा प्राणी, जिसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उसकी मौजूदगी ही सब कुछ बता रही थी। अमित कांपते हुए बोला, वो छाया है। छाया ने जैसे ही आगे बढ़ना शुरू किया, हमने अपने अपने नमक की रेखा बनाई और बीच में खड़े हो गए। मैंने तेजी से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो छाया धीरे धीरे नमक के ऊपर से उभरने लगी। यह सिर्फ मंत्रों से नहीं रुकेगी, मैंने कहा। मैंने डायरी के पिछले पन्ने पर देखा, वहां एक मंत्र लिखा था और एक चेतावनी, मात्र वह जिसकी आत्मा निर्दोष है वही इसे समाप्त कर सकता है, बाकी सब खो जाएंगे। मैंने अमर और अमित की ओर देखा। हम तीनों जानते थे कि हमें मिलकर इसे खत्म करना होगा। अमित ने हिम्मत दिखाते हुए डायरी का मंत्र पढ़ना शुरू किया। मां कालस्वरूपाय छाया हरणाय न। मैं और अमर उसके साथ बोलने लगे। छाया, उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि खून की नसें जैसे जम गई हों। अमित का शरीर हवा में उठने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे छाया उसे अपने अंदर खींच रही हो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं और अमर उसके साथ बोलने लगे। छाया चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि खून की नसें जैसे जम गई हों। अमित का शरीर हवा में उठने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे छाया उसे अपने अंदर खींच रही हो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अमर ने भी उसका दूसरा हाथ पकड़ा और जोर से मंत्र दोहराया। छाया का अंत और कविता की मुक्ति। जैसे ही अंतिम शब्द पूरे हुए, छाया जोर से चिल्लाई और एक चमकदार रोशनी में विलीन हो गई। कमरा शांत हो गया। अमित धीरे से जमीन पर बेहोश तो था, लेकिन जिंदा। तभी कमरे के कोने में कविता की आत्मा प्रकट हुई, इस बार शांत, मुस्कुराती हुई। अब मैं आजाद हूं। तुम तीनों ने मुझे मुक्ति दी, और उस छाया को भी जो बरसों से मेरी आत्मा को पकड़ कर बैठी थी। उसने हमारी ओर देखा और कहा, अब राजगढ़ सुरक्षित है, और वह एक उजाले में विलीन हो गई। स्कूल की सुबह और नया सूरज। अगली सुबह हमने स्कूल को छोड़ दिया। राजगढ़ स्कूल अब भी वहीं खड़ा है, शांत, पर कुछ बदल चुका है। वहां अब अजीब घटनाएं नहीं होती। वह स्टाफ रूम अब एक साधारण कमरा है, लेकिन उसमें अब भी एक कोना हमेशा थोड़ा ठंडा रहता है, शायद एक निशानी के रूप में। हम तीनों ने वादा किया,
ये कहानी अब किसी और के साथ नहीं दोहराई जाएगी। अंतिम शब्द, राजगढ़ स्कूल की कहानी अब खत्म होती है, लेकिन ये अनुभव, ये डर और ये दोस्ती हमारे साथ हमेशा रहेगी। शायद एक दिन कोई और उस स्टाफ रूम के दरवाजे को फिर से खोलेगा। आप देख रहे हैं अर्श के साथ, मैं और भी आपके लिए कहानी लेकर आता रहूंगा।